बिहार मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग शाम के 6 बजे लूसेंट बुक से बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। और अभी आपका 6 बज गया है और आपका बिहार मद्य निषेध का लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, अगर आप लूसेंट बुक को कवर करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, बिहार दरोगा की तैयारी करें या बिहार मद्य निषेध की तैयारी करें, तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें लूसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें लूसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लूसेंट के टॉप क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो से जुड़ गए होंगे, और जितने भी दोस्त हमारे जुड़ गए हैं वो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि सब अधिक से अधिक छात्र जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है और कतई जहर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो इसका राइट आंसर मौर्य राजा अशोक। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य राजा अशोक का जो नाम था वह देवनाम प्रियदर्शी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि देवनाम प्रियदर्शी किस राजा का नाम था, तो अशोक का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे लूसेंट बुक से, साइंस का भी क्वेश्चन कवर है, फिर से जीके जीएस जो भी भूगोल हिस्ट्री है, सब क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे हमारे साथ जरूर आज जुड़ जाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं किए हैं तो कैसे कि बहुत कम बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी 88 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बुध नक्षत्र में 88 दिन होता है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देख लीजिए। किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 3 का सही जवाब फटाफट बताइए कि किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब इस प्रश्न का बताएं कि किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखिए, 3 का अगर आप लाल बहादुर शास्त्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के मर जाने के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। कतई जहर प्रश्न है। आप इस प्रश्न पर डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। देखिए, अगर आप ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा जो है वह संचित रहती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। जिन लोगों को भी ये प्रश्न याद नहीं है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है कि 2 रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान खाली क्यों छोड़ दिया जाता है। फटाफट बताइएगा कि 2 रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान खाली क्यों छोड़ दिया जाता है। प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 2 रेलों के मध्य जोड़ पर
एक छोटा स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक छोटा सा जो स्थान है वो खाली छोड़ दिया जाता है? फटाफट बताइएगा। एक छोटा सा स्थान खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि धातु गर्म होने से फैलती है और ठंडा होने से संकुचित होती है। धातु गर्म होने से फैलती है और ठंडा होने से संकुचित होती है, इसीलिए दो रेलों के मध्य माने दो रेलों के पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है? शायद ये 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव क्लास चल रहा है और देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में ही पढ़ना है इमल्सन के बारे में, जेल के बारे में, झाग के बारे में। तो देखिए निम्नलिखित में जो पायस है जिसे हम लोग इमल्सन कहते हैं, इमल्सन जो है वो आपका दूध का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी अगर आप पायस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर शायद क्वेश्चन 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है, तो ये पायस का उदाहरण है। सभी टॉप क्वेश्चन जो लूसेंट बुक से हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे बिहार मद्य निषेध के एग्जाम से पहले। तो देखिए अगर आप इस बार बिहार मद्य निषेध में सिलेक्शन लेना चाहते हैं 80+ स्कोर लाकर, तो आप सभी डेली शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा और जितने भी लोग क्लास लेना चाहते हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है? 7 का सही जवाब बताइए कि कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है। तो ये आपका CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चूने के पानी को सफ़ेद कर देती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा सिंह संरक्षण क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा सिंह संरक्षण क्षेत्र है? देख लीजिए ऑप्शन ए में काजीरंगा है और ऑप्शन बी में गिर अभ्यारण्य है और ऑप्शन बी देख लीजिए गिर अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी जिम कार्बेट है और ऑप्शन डी मानस अभ्यारण्य है। तो फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सिंह संरक्षण क्षेत्र है? ऑप्शन ए काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी गिर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी जिम कार्बेट, ऑप्शन डी मानस अभ्यारण्य। तो देखिए इसमें गिर अभ्यारण्य जितने भी लोग बता रहे हैं उनका सही जवाब है गिर अभ्यारण्य, बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग गिर अभ्यारण्य बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं, क्योंकि सिंह संरक्षण जो क्षेत्र है, सिंह संरक्षण क्षेत्र वह गिर अभ्यारण्य में ही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए कि कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है? 9 का सही जवाब बताइएगा। कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है। तो देखिए इसका सही जवाब ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम लोग ALU कहते हैं। यह एक कंप्यूटर की इकाई है जो गणना करती है। तो ऑप्शन बी ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देख लीजिए। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? फटाफट बताइएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 8 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किसने किया? तो देखिए अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं हेनरी ड्यूनांट, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? हेनरी ड्यूनांट ने किया। और यह 8 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? फटाफट बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गीतांजलि पुस्तक के रचना के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के रचना के लिए ही मिला था। किनको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था।
क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि पुस्तक की रचना किया और इसी पुस्तक की रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है। फटाफट बताइए कि 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इनमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है। देखिए अगर आप घेघा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव ज़्यादा होने लगता है, जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेघा रोग होता है और यह आयोडीन की कमी से होता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि हार्मोनल बीमारी कौन है, तो ये घेघा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद 76 पोस्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में कि भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए भूमि अपरदन को रोकने के लिए क्या कीजिएगा, तो पेड़ पौधे को काट कर नहीं, फसलों के प्रत्यारोपण से नहीं, चरवाह पर प्रतिबंध से नहीं, तो इसका सही जवाब पेड़ पौधे को लगाकर हो जाएगा। भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे को लगाकर। देखिए एक पेड़ जो होता है उसकी जो जड़ें होती है, एक पेड़ जो होता है उसकी जो जड़ें होती है वह चारों तरफ से मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसके कारण से मिट्टी का अपरदन बरसात के दिनों में नहीं होता है। तो इसलिए पेड़ पौधे को लगाकर भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अमीनो अम्ल किस में मिलता है। अमीनो अम्ल किस में मिलता है। फटाफट 14 का सही जवाब बताइए कि अमीनो अम्ल किस में मिलता है। तो देखिए अगर आप वासा में बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका वासा में नहीं, वासा गलत हो जाएगा, वासा नहीं होगा। जितने लोग भी वासा बता रहे हैं उनका गलत है। एमिनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि एमिनो अम्ल किस में पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, रेफ्रिजरेटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। 15 का सही जवाब बताइए कि रेफ्रिजरेटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी साइक्लोट्रॉन है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में साइक्लोट्रॉन है। फटाफट बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन है फ्रियान गैस हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, फटाफट बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए अगर आप ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 16 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। फटाफट बताइएगा कि साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। देख लीजिए साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताइए कि साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका सही जवाब बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं क्यों, तो बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण साबुन के बुलबुले में अनेक रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताइएगा कि किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है।
आप सही सही जवाब इस प्रश्न का बताइए कि किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो समान होता है -40 डिग्री तापमान पर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। फटाफट बताइएगा 19 का सही जवाब कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है। सभी लोग फेसबुक यूज करते होंगे, तो फटाफट बताइए कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक को किसने बनाया था, फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फेसबुक के संस्थापक कौन है। देखिए ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भगवान बुद्ध में, यहाँ देख लीजिए, भगवान बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भगवान बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइएगा कि भगवान बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई। तो देखिए 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखकर भगवान बुद्ध में वैराग्य भावना का जो है उद्देश्य बलवित हुआ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब आप ही बताइए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1526 में। तो 1526 ऑप्शन सी में है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन सी 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 20 का सही जवाब बताइए। 23 का कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो देखिए इसका सही जवाब जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो था, जेम्स प्रिंसेप ये अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप अगर ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल सही जवाब है। और अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। तो देखिए इवनिंग स्टार हो गया, शाम का तारा हो गया, भोर का तारा हो गया, चमकीला ग्रह हो गया, गर्म ग्रह हो गया, ये सभी जो है शुक्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की छोटी बहन भी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में किसे भोर का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। वायुमंडल के उस परत का नाम क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ टेलीग्राम को ऊपर दे देंगे। तो जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए वायुमंडल के उस परत का क्या नाम है जिस पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल के उस परत का नाम क्या है जिस पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन चारों है, फटाफट सही जवाब बताइए। वायुमंडल के उस परत का क्या नाम है जिस पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है।
देखिए क्षोभ मंडल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के उस परत का नाम क्षोभ मंडल है जिस पर मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मतलब अभी ठंडी का दिन है तो ये केवल क्षोभ मंडल में ही है, गर्मी का दिन होता है तो ये क्षोभ मंडल में ही होता है। तो जो भी मौसम परिवर्तन होता है वह क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? फटाफट बताइएगा 26 नंबर कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब अरावली हो जाएगा। 26 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर कि निम्न में कौन प्रथम लोकसभा स्पीकर थे? फटाफट बताइए 27 का सही जवाब कि निम्न में कौन प्रथम लोकसभा स्पीकर थे? तो सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर कि भारतीय संविधान में, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? 28 का सही जवाब बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड देश के सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर देख लीजिए कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो ऑप्शन बी आप एमपी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यूपी लिख लीजिए। ऑप्शन डी बिहार लिख लीजिए। तो फटाफट बताइए कि भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो देखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोलार एक जगह है। कोलार, मध्य प्रदेश में कोलार एक जगह है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो एमपी इसका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाता। पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना। तो भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो एमपी में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? फटाफट बताइएगा कि अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? तो देखिए 31 का जो सही जवाब हो जाएगा 15 बार। अभी तक 15 बार वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए 32 का अगर प्रधानमंत्री बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति एकता परिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो देखिए गोबी जो है वह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार जो है वह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी थार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटिश 34 नंबर है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने पहली बार जीता? आपको बताना है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने पहली बार लड़ा था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने पहली बार लड़ा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका
दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव पहली बार लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 35 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए कि जो बनारस में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव मुहर, आध पशुपति शिव मुहर जो हम प्राप्त हुआ था, उसमें किस जानवरों के जो है अंकन हुआ था? तो देखिए उस सिक्के पर जो उस मुहर जो थे उस पर व्याघ और हाथी का भी था, गैंडा एवं भैंस का भी था, हिरण का भी था। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? यहाँ ऑप्शन डी प्रधानमंत्री लिख लीजिए। फटाफट बताइए कि गैर सदस्य के रूप में, गैर सदस्य के रूप में संसद के, गैर सदस्य के रूप में संसद के, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो ये जो भाग ले सकता है यह महान्यायवादी ले सकता है। तो ऑप्शन सी महान्यायवादी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधि के प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र सीमा 21 वर्ष थी उसको घटाकर जो है वह आपका 18 वर्ष कर दिया गया। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर के, निम्नलिखित में किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आज के लूसेंट क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया। 40 में से कितने आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और जितने भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, लूसेंट का क्लास लेना चाहते हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और डेली 10 बजे सुबह में पुराने वाले चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपका बिहार मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट होता है। PDF तुरंत 1-2 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।